नमस्कार। स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जिला दर्शन के अगले कार्यक्रम में आज मैं आपको हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से परिचित करवाऊंगा। राजस्थान के उत्तर में स्थित योदे नाम से प्रसिद्ध यह क्षेत्र प्राचीन सभ्यता की जननी रहा है। यानी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख स्थली है वो हनुमानगढ़ में ही है। यह राजस्थान के उत्तर में स्थित है। आप इनकी लोकेशन एक बार देख सकते हैं। इसके उत्तर में यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पूर्व में हरियाणा है, दक्षिण में चूरू है, दक्षिणी और पश्चिम में थोड़ी सी दूर में बीकानेर की सीमा बनती है और इसके ऊपर पश्चिम में श्री गंगानगर है जो पाकिस्तान और हनुमानगढ़ के बीच में है। और हनुमानगढ़ का निर्माण भी गंगानगर से अलग होकर ही होता है। हनुमानगढ़ के नक्शे में अगर हम मुख्य स्थानों को देखें तो इस प्रकार से है। उत्तर में यहाँ पर संग्रिया है जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील भी है। इसके बाद यहाँ पर हनुमानगढ़ है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और हनुमानगढ़ घगर नदी के तट पर स्थित है, इसलिए उसका एक इलाका जो घगर नदी के उत्तर में है वो हनुमानगढ़ जंक्शन कहलाता है और जो इलाका हनुमानगढ़ टाउन है वो दक्षिण में स्थित है जहाँ पर बटनेर का किला है। प्राचीन सभ्यताओं के दो पूरा स्थल और फिर कहें तो तीनों ही ये जो सोशल साइट्स है यानी पीलीबंगा, कालीबंगा और बड़ोपल, ये तीनों ही हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके बाद में हनुमानगढ़ की अगली तहसील टीबी है जो हनुमानगढ़ के पूर्व में स्थित है। यहीं पर तलवाड़ा झील है जो घगर नदी से निर्मित है, जहाँ पर युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से इस प्रकार से घगर नदी निकलती है और घगर नदी के समानांतर ही घगर नदी के दक्षिण में यहीं से ही राजस्थान की मरुगंगा के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी नहर का जो निकास है वो होता है। राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर का जो प्रवेश द्वार है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को ही माना जाता है और यहीं पर स्थित जो जगह है मसीता वाली हेड, वहीं से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहती हुई गंगानगर में और फिर बीकानेर में चली जाती है। हनुमानगढ़ के दक्षिण में देखें तो यहाँ पर रावतसर है जो यहाँ की एक तहसील है, सेम प्रभावित इलाका है और इंदिरा गांधी नहर के द्वारा उपजाऊ क्षेत्र है। इसी के पूर्व में यहाँ पर गंदेली है जो एक बड़ा गांव का रूप है, आप उसको तहसील कह सकते हो। यहाँ पर नोहर है जो प्राचीन शहर भी है और एक प्रसिद्ध जगह है। उसी के पास धुरमेड़ी जहाँ पर गोगो जी की धड़ा आकर गिरती है। जैसे हमने चूरू में देखा था शीश मेड़ी यानी ददरेवा, तो धुरमेड़ी यानी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ है। तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के पूर्व में हरियाणा बॉर्डर के निकट स्थित है नोहर तहसील में। इसी के आगे फिर यहाँ पर भादरा आती है जो हनुमानगढ़ की एक तहसील है और हरियाणा से बॉर्डर अपना शेयर करती है। दक्षिण हनुमानगढ़ में देखा जाए तो यहाँ पर पल्लू है। पल्लू का काफ़ी महत्व है, मेले की दृष्टि से भी महत्व है। इसके अलावा पल्लू में टेसीटोरी को दो मूर्तियाँ भी मिली है सरस्वती की जो दिल्ली संग्रहालय में स्थित है। पल्लू में मेले भी लगते हैं, इसलिए पल्लू प्रसिद्ध है और वर्तमान में उसको तहसील बना दिया गया है। तो ये प्रमुख जगह थी हनुमानगढ़ की जो प्रसिद्ध है, जिसमें हमने संग्रिया, टीबी, नोहर, रावतसर, भादरा, पल्लू और पीलीबंगा, ये जो जगह है ये तो हनुमानगढ़ की तहसील है और बाकी अन्य मुख्य जगह है। अब इनका परिचय देखते हैं। हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम है या इस क्षेत्र को प्राचीन काल में योदे नाम से जाना जाता था। यह राजस्थान का के उत्तर में स्थित है और 31वां जिला बना था जो 12 जुलाई 1994 में बना था। ये श्री गंगानगर से अलग होकर बनाया गया है, जैसे हमने पहले ही देखा था। यहाँ का जो प्रसिद्ध दुर्ग है जो भाटियों ने बनाया था उसको बटनेर दुर्ग कहते हैं। दुर्ग भारत का सबसे मजबूत और सबसे पुराना दुर्ग है क्योंकि इनका निर्माण 300 ईस्वी से पहले हो चुका था। यह बीकानेर संभाग में आता है, यानी हनुमानगढ़ बीकानेर संभाग का एक भाग है। अक्षांशीय स्थिति राजस्थान में देखें तो
हनुमानगढ़ 29 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य और 74 डिग्री 3 से 75 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 12,645 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जिसमें 17,74,692 लोग रहते हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। यानी मोटा मोटी अनुमान से कहें तो 18 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। और जनसंख्या घनत्व है वो यहाँ का 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की मीटर है। और जो जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच में वह 10 की वृद्धि दर 16.9 है। लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुष के पीछे जो महिलाओं की संख्या है वो हनुमानगढ़ में 906 है। साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर 68.37% साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.4% और महिला साक्षरता 55.8% है। चूँकि ये कृषि प्रधान जिला है इसलिए यहाँ पर पशुपालन कृषि के साथ साथ किया जाता है, यानी मिश्रित कृषि की जाती है। और यहाँ पर पशु घनत्व है वो भी 138 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है, यानी जनसंख्या 184 से भी कम है, ठीक वैसे ही जैसे चूरू में था। हनुमानगढ़ जिले में विधानसभा क्षेत्र जो हमारे राजस्थान की कुल 200 विधानसभा क्षेत्र है उनमें से 5 विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में आता है, जिसमें संग्रिया, हनुमानगढ़, पीलीभंगा, नोहर और भादरा प्रमुख है। हनुमानगढ़ का या हनुमानगढ़ जिले का जो मुख्य व्यवसाय है वो या उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसमें चना है, चावल है। चूँकि घगर नदी का क्षेत्र है और इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र है इसलिए चावल भी पैदा होता है। चना इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोया जाता है, जो इसको हम बारानी कृषि भी बोल सकते हैं और नहरी के लिए भी। बाजरा, कपास, सरसों, ग्वार, मोठ, मूंग, सोनामुखी, गेहूं और सब्जियां आदि यहाँ पर बोया जाता है। हनुमानगढ़ में एक विपणन केंद्र है जहाँ पर हथकरघा व कपास ऊन की बुनाई की जाती है, यानी जो कपास उत्पादक क्षेत्र है यह, इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी लूम सी लगी हुई है जो कपास की गांठें बनाती है। जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो हनुमानगढ़ है वो गर्म इलाके में आता है, क्योंकि ये मरुस्थल का इलाका है, मरुस्थलीय इलाके का भाग है। गर्मी में यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती है, मई जून में लू चलती है। इसी वजह से इससे चलने वाली लू से अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप का निर्माण होता है, जिसे हम बरखान कह देते हैं। ऐसे ही अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य टीलों का निर्माण होता है और कहीं कहीं पर सीप की आकृति भी बनती है, जो मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ हैं। बटनेर जो हनुमानगढ़ का किला है इसको बांकागढ़ का किला भी कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी नाम से भी इसको जाना जाता है। प्राचीन काल में यह जगह है जो बटनेर कहलाती थी। क्योंकि यहाँ पर बाटी राजपूत जो जैसलमेर के थे उनके द्वारा ही इस दुर्ग का निर्माण किया गया था मध्यकाल में। राजस्थान के उत्तरी सीमा का प्रहरी इसको कहते हैं। इसका निर्माण 228 ईस्वी पूर्व के आसपास बाटी राजा है जो भूपत के द्वारा किया गया है और के इसका शिल्पी है। ध्यान रहे यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं। बटनेर दुर्ग का नाम बांकागढ़ है, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी है। इसका निर्माण राजा भूपत जो बाटी राजा है जैसलमेर का है 288 में करवाता है, लेकिन इसका शिल्पी है वो के होता है, ये प्रमुख है। इसके बाद सबसे प्राचीन दुर्ग है, इसका दोबारा निर्माण यानी टूटने के बाद में फिर निर्माण 12वीं शताब्दी में अभय राव के द्वारा करवाया जाता है, यानी अभय राव इसका पुनर्निर्माण करता है। तैमूर लंग जो भारत पे आक्रमण करने के लिए आता है, तुर्की है के दौरान यहाँ भारत पे सबसे बड़ा कत्लेआम होता है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर कत्लेआम होता है। इस दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम महिला है, दोनों ही जोहर करती है, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। यहाँ पर शेर खां की कब्र इस बटनेर के दुर्ग में स्थित है और गोरखनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पर है। तैमूर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए तैमूरी में इस किले के बारे में यानी बटनेर दुर्ग के बारे में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा और सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण है वो भी इसी किले ने झेला है। क्योंकि भारत की जो सीमाएं हैं वो सब ओर से सुरक्षित है। केवल उत्तर पश्चिम क्षेत्र ऐसा है जहाँ से आक्रमण हो सकता है, यानी यहाँ से, और इसी सीमा में यहाँ पर हनुमानगढ़ है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आक्रमण होते हैं। यह किला पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी से बने हुए राजस्थान में 2 किले हैं, एक तो भरतपुर का लोहागढ़ और एक हनुमानगढ़ का बटनेर का किला। इसके बाद में 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह हैं, वो इस किले को भाटियों से जीत लेते हैं, यानी
निर्माण से लेकर 1805 ईस्वी तक भाटी ही इस किले पर राज करते हैं। 1805 में सूरत सिंह हैं जो बीकानेर राजा के रियासत के राजा हैं, वो यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। और चूंकि है विजय है वो मंगलवार को होती है, यानी हनुमान जी का दिन है, इसीलिए इसको हनुमानगढ़ इसका नाम रख दिया गया। प्राचीन काल में ये योदेय के नाम से जाना जाता है, पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो योदेय कहलाता था। यहाँ पर मिस्र सभ्यता और सिंधु सभ्यता से भी पहले की जो सभ्यता है यानी हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जैसे हमने मानचित्र में देखा, कालीबंगा में मिलते हैं और पीलीबंगा में मिलते हैं। कालीबंगा में जो अवशेष मिले हैं उसमें क्या है, यहाँ विश्व के सबसे प्राचीनतम जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। पूछा जा सकता है जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं, ध्यान रखना, पीलीबंगा में नहीं। लकड़ी की नालियाँ मिली हैं और शल्य चिकित्सा भूकंप के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से कालीबंगा में जूते हुए खेत, लकड़ी की नाली, शल्य चिकित्सा और भूकंप के अवशेष आदि यहाँ पर मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता, इसका शाब्दिक अर्थ देखो, पंजाबी भाषा में बंगा का मतलब चूड़ियाँ होता है, इसलिए इसका नाम चूड़ी के आधार पर पड़ा है, यानी काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं इसलिए इसको कालीबंगा कह दिया। इसकी खोज किसने की थी? 1951-52 यानी आज़ादी के बाद में अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन उत्खनन का कार्य बीबी ने किया था, यानी ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया था। यानी ए ने खोज की और बीबी ने उसका उत्खनन का कार्य किया है। 10 साल बाद यानी 1951-52 में इसकी खोज हुई और 61-62 में इसका खनन का कार्य शुरू होता है। इसका समय है वो 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अब ये समय किससे पता लगता है? तो पूछा जा सकता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनका टाइम है या कालक्रम किससे निर्धारित करते हैं? तो C14 रेडियो जो कार्बन है उससे इसकी उम्र का निर्धारण किया जाता है, यानी C14 के द्वारा हम किसी प्राचीन सभ्यता की उम्र का निर्धारण करते हैं। कालीबंगा 400 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन भी मानी जाती है। यहाँ विश्व का प्रथम जोता हुआ खेत, जैसा हमने ऊपर जिक्र किया, मिलता है। 2900 ईसा पूर्व में यानी लगभग आज से 5000 साल पहले यहाँ एक विकसित नगर था, अर्थात कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों शहरी सभ्यताएं थी, नगरीय सभ्यताएं थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। याद रखना, पूछा जा सकता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा जो स्थान है वहाँ पर उत्खनन के द्वारा 1961-62 में यानी बीबी ने 26 फुट ऊंची थेड़ी यानी टीले, यानी यहाँ पर 2 टीले हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। इसमें जो पश्चिमी टीला है उसके अंदर अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी किनारे की सभ्यता फल फूल रही थी, ऐसे साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट है, यानी जैसे हमने मैप में देखा कालीबंगा और पीलीबंगा, या नीचे कालीबंगा ऊपर पीलीबंगा, दोनों पास पास में हैं, यानी 5 किलोमीटर की दूरी है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट है। यह प्राचीन काल की नदी सरस्वती जो कालांतर में लुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी हम सबको पता है लुप्त हो गई है। अब इसकी जगह ये जो इसी नदी के अवशेष है उसको घग्गर नदी कहते हैं, यह नदी यहाँ पर बहती है। कालीबंगा है, यहाँ पर एक त्रिस्तरीय जो स्थिति मिलती है। यह कांस्य युगीन सभ्यता है। मात्र सत्तात्मक जो परिवार यहाँ पर रहते थे, एकल परिवार प्रणाली और नगरीय सभ्यता है। तो आपसे पूछा जा सकता है तो कैसी सभ्यता है? ये त्रिस्तरीय भी है, कांस्य युगीन भी है, मात्र सत्तात्मक परिवार है, एकल परिवार प्रणाली यहाँ पर थी और नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता के कुछ उपनाम हैं, यानी कालीबंगा सभ्यता को और क्या कहा जा सकता है? यानी नगरीय सभ्यता कहा जा सकता है, हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता का ही एक हिस्सा है। हड़प्पा या सिंधु घाटी एक ही बात है। प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, पश्च हड़प्पाकालीन सभ्यता है, यानी यहाँ पर इन सभी सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता भी है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, नगरीय सभ्यता, हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पा सभ्यता आदि उपनामों से जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी यहाँ मिलते हैं, यानी ये सभ्यता है वो सिंधु घाटी के पैरेलल थी या समानांतर थी या उसी का हिस्सा है। इतिहासकार दशरथ शर्मा, याद रखना, इतिहासकार जो भारतीय इतिहासकार दशरथ शर्मा है वो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताते हैं। पूछ सकता है कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है?
दशरथ शर्मा ने कहा है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, पीलीबंगा का मतलब पीले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती यानी जिसको हम द्वेस्वती भी कहते हैं और घग्गर नदी भी कहते हैं, इसके मुहाने पर स्थित है। तो पूछ सकता है कालीबंगा और पीलीबंगा किस नदी के मुहाने पर स्थित है। विश्व में कपास की खेती के जो अवशेष है, शल्य चिकित्सा जैसे हमने पहले बात की, लकड़ी की, भूकंप की, जोते हुए खेत की, यह सारा कालीबंगा सभ्यता में मिलता है। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, पूछा जा सकता है। इस सभ्यता में प्रथम बार शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। कालीबंगा की लिपि बुस्तोफिदन है। बुस्तोफिदन यानी आजकल हम इसको सिंधु लिपि भी कह देते हैं। तो सिंधु लिपि या फिर ये बुस्तोफिदन लिपि है। ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसके जो लिखने का क्रम है वो दाएं से बाएं है। ध्यान रहे, हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, ये उल्टा है। अभी तक पढ़ी नहीं है। कालीबंगा लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस लिपि में चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक लिपि भी कह देते हैं। प्रथम बार बलि देने की जानकारी कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहलाती है, क्योंकि दशरथ शर्मा ने ये कहा है। कालीबंगा स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो यह है कालीबंगा। कालीबंगा 5000 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है। इसे एक साइट म्यूजियम है, यानी यहाँ पीलीबंगा और कालीबंगा के पास एक म्यूजियम बना हुआ है, जहाँ पर इस सभ्यता से प्राप्त अवशेषों को या सामग्रियों को यहाँ पर रखा गया है। जैसे यहाँ पर जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो भी यहीं पर रखी गई है। 1922 में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो दोनों ही अब पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है, उत्खनन द्वारा हड़प्पा व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले थे। ध्यान रहे, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दोनों जो उत्खनन वेता है या इतिहासकार है, इनका संबंध मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से है, न कि कालीबंगा और पीलीबंगा से। उनको वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे। 4500 वर्ष पूर्व की प्राचीन सभ्यता का पता चला। बाद में इस सभ्यता के लगभग 100 केंद्रों का पता चला है, यानी 100 अलग अलग स्थान हैं, जिसमें गुजरात या हम ये कहें कि ऊपर आप जम्मू कश्मीर से लेकर इधर आप अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक इसके अवशेष मिले। इधर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा हरियाणा, राखी गढ़ीवाड़ा जो ये इलाका है वो सारा, और राजस्थान कवर करता है। तो कम से कम 100 साइट्स ऐसी है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, जिसमें राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के बाद हड़प्पा संस्कृति का कालीबंगा तीसरा बड़ा नगर सिद्ध होता है, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में कालीबंगा तीसरा बड़ा नगर है खुदाई की दृष्टि से, जिसके एक टीले के उत्खनन का द्वारा निम्नलिखित अवशेष मिले हैं। इस टीले के जो खनन में क्या क्या सामग्रियां मिली हैं वो दी गई है। आप सामग्रियों के नाम ध्यान में रखना, ताकि एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या मिला था। क्या मिला था? तांबे के औजार और मूर्तियां मिली हैं। तो इसका मतलब है ये कि यहाँ पर धात्विक सभ्यता भी थी, यानी मिट्टी की जो सभ्यता है या मरण मूर्तियाँ, उसके साथ साथ धातुएं भी यहाँ पर मिली हुई। कालीबंगा से उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में तांबा धातु से निर्मित औजार और हथियार व मूर्तियाँ मिली हैं, जो प्रकट करती है कि मानव प्रस्तर यानी पत्थर के युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका है। इसमें मिली तांबे की काली चूड़ियों की वजह से इसे कालीबंगा कहा जाता है, यानी जो चूड़ियाँ मिली है वो मिट्टी के साथ, मिट्टी की भी है और तांबे की भी है, काले रंग की है। कालीबंगा से कुछ मोहरें भी मिली हैं। इस मोहरों को क्या कहते हैं? कालीबंगा से प्राप्त मोहरें हैं। कालीबंगा से सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी पर बनी मोहरें मिली हैं। किस पे बनी हुई? मिट्टी पर बनी हुई मोहरें मिली हैं, जिन पर वृषभ व अन्य पशुओं के चित्र व सिंधु लिपि अंकित है। तो यहाँ पर जो लिपि है वो सिंधु है और पशुओं के चित्र बने हुए हैं। वृषभ इसमें मुख्य है, इनके चित्र बने हुए मोहरें यहाँ पर मिली है। इनको अभी पढ़ा नहीं गया है। इनकी लिपि है वो दाएं से बाएं ओर लिखी गई है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर हमने सिंधु लिपि के लिए बोला है, तो सिंधु लिपि को ही हमने पहले जो नाम दिया था बुस्तोफिदन भी कहा था, एक ही बात है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तांबे या मिट्टी की बनी मूर्तियाँ और पशु पक्षी व मानव की कृतियाँ भी यहाँ पर मिली हैं।
यहाँ मिली मूर्तियाँ व अन्य आकृतियों में मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समान ही है, यानी जैसी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वैसी ही आकृतियाँ यहाँ मिली है। पशुओं में बैल की, बंदर की, पक्षियों की मूर्तियाँ मिली है, जो पशुपालन और कृषि में बैल के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तौलने के लिए यहाँ पर बाट भी मिले हैं और तराजू के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता था। बर्तन भी मिले हैं, मिट्टी के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े बर्तन प्राप्त हुए हैं जिनका चित्रांकन भी किया गया है, यानी बर्तनों के ऊपर है वो चित्र भी बनाए गए हैं। यह प्रकट करता है कि बर्तन बनाने हेतु चारों का प्रयोग किया जाता था। चित्रांकन से कलात्मक प्रवृत्ति व्यक्त होती है, यानी बर्तन है और बर्तन के ऊपर जो चित्र बनाए गए हैं, इससे लगता है कि ये लोग कलात्मक कार्य भी करते थे। चूँकि कलात्मक एक जीवन का अभिन्न अंग है, बच्चा पैदा होते ही कला के बारे में ज़्यादा सीखता है। ये अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। आभूषण, अनेक प्रकार के स्त्री व पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कांच के, सीप के, शंख के, घोंघा आदि के आभूषण मिले हैं, जैसे कंगन, चूड़ियाँ आदि। ध्यान रहे, धात्विक नहीं है, अधात्विक आभूषण मिले हैं। नगर नियोजन, कालीबंगा सभ्यता में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की भांति सूर्य से तपी हुई ईंटों के मकान बने हुए हैं। ध्यान रहे, सूर्य की तपी हुई ईंटों के मकान। दरवाजे 5 से 5.5 मीटर चौड़ी एवं संपूर्ण पर काटती हुई सड़कें मिली हैं, यानी उसके 5.5 मीटर के चौड़ी जो सड़कें मिली हैं, दरवाजे भी हैं। नालियाँ आदि पूर्व योजना के अनुसार से निर्मित हैं, जो तत्कालीन मानव नगर नियोजन, सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था आदि पर प्रकाश डालते हैं। यानी जो वर्तमान में सभ्यता है वैसी ही सभ्यता यहाँ मिली है, यानी 4 से 5 मीटर चौड़ी तो रोड है, ठीक है, नालियाँ बनी हुई हैं, रोड पे दरवाजे भी बने हुए हैं, यानी घर के अंदर जाने के लिए, और सफाई व्यवस्था भी यहाँ पर है। नगर नियोजन की जो प्रवृत्ति है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि नालियों के पास कूड़े के ढेर भी मिले हैं, जो बताते हैं कि नालियों की सफाई भी होती थी, आदि पर प्रकाश डालते हैं। मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा में कच्ची ईंटों के बने होते हैं घर, या यहाँ पर घर है वो कालीबंगा में कच्ची ईंटों के, यानी सूर्य से तपी हुई ईंटों के बने होते हैं, जबकि मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंटों के अवशेष मिलते हैं। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, हनुमानगढ़ जिले में घगर नदी बेल्ट में ईंटों का उत्पादन आज भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जो प्रकट करता है कि यहाँ पर जो पहले मकान बनाए गए थे वो भी कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, आज भी कच्ची ईंटों से बनाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो स्लम्स टाइप के घर है, यानी कच्चे घर हैं, लगभग 76% से भी ज़्यादा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 76% से भी ज़्यादा, यानी राजस्थान में सर्वाधिक जो कच्चे घर हैं वो भी पीलीबंगा में है। पीलीबंगा में क्यों, कालीबंगा में क्यों नहीं? क्योंकि पीलीबंगा को तहसील है, इसलिए वो नगरीय क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। कृषि कार्य से संबंधित जो अवशेष मिले उसमें खेती के अवशेष मिले, जिसमें चना, सरसों के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हुए हैं, कपास के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त हल्के अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई है, जो सिद्ध करती है कि यहाँ पर मानव कृषि कार्य करता था। इसकी पुष्टि बैल व अन्य पालतू जानवरों की जो मूर्तियाँ मिली उससे भी होती हैं। बैल और बारहसिंगा की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई है, और बैलगाड़ी के खिलौने भी यहाँ पर मिले हैं। तो पूछ सकते हैं कौन से खिलौने मिले हैं, तो बैलगाड़ी के खिलौने यहाँ पर मिले हैं। खिलौनों में लकड़ी, धातु, मिट्टी आदि के बने होते हैं, प्राप्त हुए हैं, जो बच्चों के मनोरंजन के प्रति आकर्षण प्रकट करते हैं। यानी लकड़ी के भी है, मिट्टी के भी है, और धात्विक खिलौने मिले हैं। धर्म संबंधी अवशेष क्या मिला है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति कालीबंगा में मातृ देवी की मूर्ति तो नहीं मिली है, यानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मूर्तियाँ मिली है, यहाँ पर मूर्तियाँ नहीं मिली है। किसकी मूर्ति? मातृ देवी की मूर्ति। तो क्या मिला इसके स्थान पर? आयताकार या वर्तुलाकार या अंडाकार अग्निवेदियाँ मिली है। अग्निवेदियाँ मतलब यहाँ हवन की जो संबंधित जानकारी है वो मिली है। बैल, बारहसिंगे की हड्डियाँ प्रकट करती है कि यहाँ पर मानो पशु बलि भी देता होगा, ठीक है। तो ये एक कल्पना है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धार्मिक यज्ञों का जो अनुष्ठान किया जाता है वो होता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अग्निवेदियाँ मिली वो इसके साक्ष्य। दुर्ग यानी किला, चूँकि ये शहरी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य केंद्रों से भिन्न कालीबंगा में एक विशाल दुर्ग का जो अवशेष है वो भी मिला है, जो यहाँ पर मानव द्वारा अपनाए गए सुरक्षात्मक उपायों का प्रमाण है। यानी यहाँ पर भटनेर की तरह पहले भी हो सकता है कोई हमला होता हो, तो इसलिए यहाँ पर कालीबंगा में दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा में ईंटों का बना हुआ कुआं मिला है, ये ध्यान रखना, ये पीलीबंगा में, कालीबंगा में नहीं। पीलीबंगा पंजाबी भाषा के पीली और बंगा यानी चूड़ियों के से बना हुआ शब्द है। यहाँ पर पुराना कुआं मिला है, तो पूछा जा सकता है ईंटों का बना हुआ कुआं कहाँ मिला है, तो पीलीबंगा में मिला हुआ है।
लकड़ी की नालियाँ कहाँ मिली है? कालीबंगा में मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल का ही है ये। यह सिंधु घाटी के शहर कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर है। जैसे आपको बताया था, कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों हनुमानगढ़ के पश्चिमी में स्थित है और दोनों पास पास में ही है। रंग महल, ध्यान रहे, रंग महल गंगानगर जिले में आता है और हनुमानगढ़ और गंगानगर के बॉर्डर पे ही है और पीलीबंगा से थोड़ी सी ही दूर है, सूरतगढ़ तहसील में है। इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो हेनरीड ने किया है, यानी डॉक्टर हेनरीड है। हेनरीड स्कॉटिश है और स्कॉटिश पूरी टीम है, उसने 1952 से 54 के बीच में यहाँ पर उत्खनन किया था और रंग महल के अंदर गुरु और शिष्य की मूर्ति मिली हुई है। तो पूछ सकते हैं गुरु और शिष्य की मूर्ति कहाँ मिली है? तो रंग महल में मिली है। तो रंग महल 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना है, यहाँ पर गलती से आ गए हैं। पहली बात तो ये हनुमानगढ़ में न होकर गंगानगर में है, गंगानगर के सूरतगढ़ में है। दूसरा, यहाँ पर जो खनन करने वाला है वो ABB नहीं है, नहीं राखलदास बनर्जी है, बल्कि हेनरीड है, जो स्कॉटिश दल के साथ में यहाँ पर 1952 से 54 तक खनन करता है, जिस टाइम में कालीबंगा पीलीबंगा का खनन शुरू हो चुका है। घगर नदी हनुमानगढ़ में बहने वाली और राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी और इसके अलावा ये जो अंतः प्रवाह वाली प्रमुख नदी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। नाम है सरस्वती नदी, इसको मृत नदी भी कहते हैं और राजस्थान में इसको नाली भी कहते हैं। पाकिस्तान में इसका बहाव क्षेत्र अकरा कहलाता है। ध्यान रहे, पूछा जा सकता है कि घगर नदी का बहाव क्षेत्र जो पोर्ट अब्बास के बाद पाकिस्तान में कभी कभी जब बाढ़ आती है, पानी पहुंच जाता है, क्या कहते हैं? अकरा, अकरा कहते हैं। उद्गम जो घगर नदी है, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की जो श्रेणियाँ हैं वहाँ से कालका के पास से होता है। पहाड़ी से राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी में तलवाड़ा झील के पास, जैसे हमने मानचित्र में देखा था, तलवाड़ा के पास यहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है और तलवाड़ा जो झील है वो इस घगर नदी के द्वारा ही बनी हुई है, ये भी ध्यान में रखना है। इसका अंतिम गंतव्य स्थान पोर्ट अब्बास पाकिस्तान में है। नदी के उफान होने पर इसका जल है जो रंग महल से होते हुए गंगानगर के अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। इस नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं। जैसे अलग अलग, जैसे सोन नदी को शोक कह देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं। पोर्ट अब्बास तक ये नदी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, यानी ये किसी भी समुद्र में नहीं गिरती है, ये विलुप्त हो जाती है। तलवाड़ा झील जो पहले हमने अभी बात की थी, यह एक ऐसी झील है जो नदी के द्वारा निर्मित है। कौन सी नदी के द्वारा? घगर नदी के द्वारा। हनुमानगढ़ में घगर नदी बहती है और इस नदी के द्वारा ही तलवाड़ा झील का निर्माण हुआ है। तलवाड़ा झील है, इसी के किनारे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो तराइन के युद्ध हुए हैं वो हुए हैं। यानी तराइन का इलाका हरियाणा का इलाका है और राजस्थान का तलवाड़ा झील वाला जो क्षेत्र है वो है। तो यहीं पर युद्ध हुआ था। नौहर के पास जो हमने गोगा मेड़ी देखी थी उसकी फिर बात करते हैं, जो गोगा जी की समाधि स्थल है। मुस्लिमों के साथ यहाँ हिंदू सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि गोगो जी के जो वंशज का जो 17वीं पीढ़ी है, जिसमें कायम सिंह नाम का जो बंदा है, जिसको करण सिंह भी कह देते हैं, यहाँ पर उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है। इसीलिए जो गोगो जी के वंशज के जो मुस्लिम बने हुए लोग हैं वो कायम खानी कहलाते हैं। यानी कायम खानी, यानी कायम के जो वंशज हैं वो कहलाते हैं। मुस्लिम धर्म के ज़रूर है, इसलिए वो गोगा जी की सेवा भी करते हैं, गोगा जी को पीर के रूप में पूजते भी। तो इसने कहा है ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था उन्हें, कायम सिंह को। आज भी कायम सिंह के वंशज कायम खानी कहलाते हैं। कायम खानी मुस्लिम स्वयं को गोगा जी का वंशज मानते हैं एवं गोगा जी की वो पूजा भी करते हैं पीर के रूप में। हिंदू और मुस्लिम सद्भावना का ये प्रतीक माने जाते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसको हम गोगा नवमी कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेला लगता है, जिसको हम गोगा मेड़ी का मेला कहते हैं। और गोगा मेड़ी की आकृति मुस्लिम स्थापत्य शैली की तरह मकबरे के नुमा है, यानी जो टोम्ब बना हुआ है वैसी आकृति है। इस पे जो गेट है उसके ऊपर बिस्मिल्लाह बना हुआ है। इसका निर्माण किसने किया है? ध्यान में रखना, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गोगा मेड़ी का निर्माण किया गया था। बाद में बीकानेर के जो राजा गंगा सिंह हैं उनके द्वारा इसका जो नवीन स्वरूप है, जो वर्तमान स्वरूप है, वो गंगा सिंह के द्वारा दिया गया है। तो पूछ सकता है कि इसका निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। तो याद कीजिए, भारतीय इतिहास के अंदर जो हिसार है उसको किसने बसाया था? तुगलक वंश ने बसाया था। तो इसी इलाके में इनका ज़्यादा प्रभाव था, तो इसलिए उन लोगों ने इस मेड़ी का निर्माण करवाया है। इस मंदिर का जो पुजारी है वो 11 महीने तक तो कौन रहता है? मुस्लिम रहता है, और 1 महीने के लिए हिंदू बनता है। गोगा मेड़ी हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप से मान्य था।
से मान्य है और गोगा जी जहार पीर की समाधि है। पशुओं का यहाँ पर मेला लगता है, ऊँटों का मेला और गायों का मेला लगता है। यह गायों के अंदर यहाँ पर हरियाणवी नस्ल की जो गोवंश है उसका खरीद और फरोख्त की जाती है। ऊँट भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब आते हैं आगे हनुमानगढ़ की जो तहसील नोहर है, नोहर में एक गुरुद्वारा है जिस गुरुद्वारे का नाम है वो कबूतर साहिब गुरुद्वारा कहलाता है। जो नोहर है वहाँ पर खालसा पंथ के जो संस्थापक यानी पहले गुरु नानक देव और 10वें गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर आए थे और इन्हीं की स्मृति में ये कबूतर साहिब का गुरुद्वारा यहाँ पर बनाया गया है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, 1730 में बनकर तैयार हुआ था, यानी आज से लगभग 250 साल पहले, 290 साल पहले। तो पूछा जा सकता है गुरुद्वारा जो कबूतर साहिब है वो कहाँ पर है? नोहर में है। संग्रिया संग्रहालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। संग्रिया एक तहसील भी है हनुमानगढ़ की। यहाँ पर छोटूराम स्मारक बना हुआ है, यानी जो संग्रिया के जो म्यूजियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक संत हुए हैं जिसे संग्रिया कस्बे में जो संत हुए उनका नाम है केशवानंद है, उनके द्वारा इस संग्रहालय को बनाया गया है। केशवानंद जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। वहाँ पर जो संग्रिया में बीएड कॉलेज है वो भी केशवानंद जी के नाम पर ही बनी हुई है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले ये एक महत्वपूर्ण जो भारतीय विभूति है। इस संग्रहालय में पत्थर, पुराने सिक्के, मिट्टी, धातु, कांच की चूड़ियाँ, शिलालेख, ताम्रपत्र, जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी की भव्य प्रतिमा और 5 फीट ऊंचा पित्तल का कमंडल आदि वस्तुएं इस संग्रिया म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। जो शिक्षाविद केशवानंद जी है उन्हीं की देन है ये जो संग्रहालय है। इसका नाम छोटूराम स्मारक रखा गया है। छोटूराम हरियाणा के अंदर एक प्रमुख नाम है जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं, चौधरी छोटूराम, हो सकता है उसी के नाम पे। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद हनुमानगढ़ के ही संग्रिया तहसील के ही रहने वाले हैं, उनका ही ये योगदान है। हनुमानगढ़ जिला चूँकि सिंचित क्षेत्र है, यहाँ पर जो सिंचाई होती है वो 2 माध्यमों से होती है, यानी जो संग्रिया वाला इलाका है वहाँ पर बाखड़ा से जो नहर है उससे सिंचाई की जाती है, और उसके दक्षिण में जैसे हमने देखा था कि तलवाड़ा के नीचे जो मसीता वाली हेड से इंदिरा गांधी नहर आती है, तो इधर इंदिरा गांधी नहर और नहर से सिंचित है, और ये जो ऊपर वाला इलाका ये बाखड़ा से सिंचित है। तो यहाँ पर बाखड़ा नहर और इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर का जो मसीता वाली हेड है वो हनुमानगढ़ है, वहीं से ये शुरू होती है। जो मसीता वाली हेड उसी के पास एक गांव है खेरखेड़ा गांव। खेरखेड़ा गांव यहीं से वो जो टिब्बी तहसील का है इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश होता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश इसी गांव से होता है, यानी खेरखेड़ा गांव और मसीता वाली हेड नाम की जगह से। हनुमानगढ़ को मरुगंगा का प्रवेश द्वार कहते हैं। मरुगंगा किसे कहेंगे? इंदिरा गांधी नहर को, आईजीएनपी को या राजस्थान नहर को मरुगंगा कह देते हैं। राजीव गांधी सिद्ध मुक्त नोहर सिंचाई परियोजना, इसका जो उद्घाटन है वो राजीव गांधी के द्वारा किया गया था, और कब? 1989 में, 5 अक्टूबर 1989 में। और व्यास नदी का जो पानी है वो यहाँ पर लाया गया है। ये परियोजना 2002 में बनकर तैयार होती है। सोनिया गांधी इसका उद्घाटन करती है। हनुमानगढ़ और चूरू में पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यानी नोहर का जो अभी हमने जो पढ़ा है गोगामेड़ी वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका और चूरू का जो इलाका है, यहाँ पर सिद्धमुख का जो इलाका है, यहाँ पर सिंचाई इसी नहर के द्वारा होती है। ध्यान रहे ये इंदिरा गांधी नहर का हिस्सा नहीं है। इस परियोजना से हनुमानगढ़ व चूरू में पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। इसके बाद में गंदेली नोहर यानी सवा लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी नहर से एक लिफ्ट नहर निकाली गई है जो राउतसर के पश्चिम से निकलती है। इसका नाम है गंदेली नोहर सवा लिफ्ट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर है, और इसको वर्तमान में चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर भी कहते हैं। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में इससे पेयजल की सप्लाई होती है और सिंचाई का कार्य भी होता है, यानी बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान में एक योजना चलती है जर्मनी के सहयोग से, आपनी योजना, जिसका मूल उद्देश्य होता है पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना, जो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में शुरू की गई थी। यह योजना भी इसी लिफ्ट नहर पर यानी इंदिरा गांधी नहर पर बनी हुई है। स्थापत्य कलाओं में एवं मंदिर में इनमें देखा जाए, यानी संस्कृति स्थल में देखा जाए, तो भद्रकाली माता का जो मंदिर है राजस्थान का एकमात्र भद्रकाली माता का मंदिर है, और यह मंदिर हनुमानगढ़ के अमरपुरा गांव में स्थित है। अमरपुरा कहाँ पर है? अमरपुरा है भादरा तहसील में, भादरा के पूर्व में, जहाँ पर हमने मैप में भादरा देखा था उसी के पास में स्थित है काली माता, भद्रकाली माता का मंदिर। इस मंदिर में काली माता की मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है, और मंदिर का निर्माण बीकानेर के राजा राम सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रहे गंगा सिंह के द्वारा जो ध्रुमेड़ी है यानी गोगामेड़ी का निर्माण
पुनर्निर्माण और रामसी के द्वारा भद्रकाली माता का मंदिर का जो निर्माण अमरपुरा गांव में किया गया। अगला मंदिर है शिला माता का मंदिर। यह हनुमानगढ़ नदी में घगर नदी के किनारे पर बना हुआ है, शिला माता का मंदिर है। और इस मंदिर में मुस्लिम धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग दोनों पूजा अर्चना करते हैं। मुस्लिम लोग इसको शिला पीर कहते हैं। और यहाँ पर चर्म रोग है उसको दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं, नमक का पानी चढ़ाते हैं। तो पूछा जा सकता है नमक का पानी किस माता को चढ़ाया जाता है? शिला माता को चढ़ाया जाता है। इसका मंदिर कहाँ पर है? घगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। शिला माता का मेला भाद्रपद शुक्ला एकादशी को लगता है, यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी को भाद्रपद महीने में यहाँ पर मेला लगता है। नमक का पानी चढ़ाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे शीश मेड़ी यानी गोगा मेड़ी चूरू के अंदर प्याज चढ़ाया जाता था, ठीक वैसे ही यहाँ पर ही है। ब्रह्माणी माता का मंदिर, ब्रह्माणी माता का मंदिर ये पल्लू में है। पल्लू में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे पहला है ब्रह्माणी माता का मंदिर, दूसरा कालका माता का मंदिर और तीसरा जो गांव है वो क्योंकि यहाँ पर सरस्वती की मूर्तियाँ मिली हुई है। हेरिटेज गांव है, ये सभ्यता स्थल है, हेरिटेज साइट है। खनन किया जाए तो यहाँ पर और भी कुछ मिल सकता है। ब्रह्माणी माता का मंदिर यह हनुमानगढ़ में पल्लू गाँव में स्थित है। ब्रह्माणी माता का मेला यहाँ पर हर महीने लगता है, 8वीं और 9वीं को, अष्टमी और 9वीं को यहाँ पर हर महीने ब्रह्माणी माता का मेला लगता है। इसके बाद में जो अगला है कालका माता का, कालका माता का भी यहाँ पर मेला लगता है। कालका माता का मंदिर है, ये सुनारों की कुल देवी है, यानी सोनी जो है उनकी कुल देवी है। ये भी पल्लू में ही है, यानी ब्रह्माणी माता का मेला मंदिर और कालका माता का मंदिर दोनों पल्लू में है। पल्लू हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर सरस्वती की 2 जैन मूर्तियाँ मिली है, जैसे हमने टेरी के बारे में बताया था, और ये दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब, कबूतर साहिब नहीं, कबूतर वाला तो हमने देखा था नोहर के अंदर। सुखा साहिब मेहताब का जो गुरुद्वारा है वो हनुमानगढ़ शहर में स्थित है, इन बस स्टैंड के पास में है। अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र हरियाणा का जो निकट का जो क्षेत्र है, यानी हरियाणा की सीमा जो बनाते हैं, यानी भादरा वाला और टीबी वाला क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र? राठ क्षेत्र कहलाता है। इसका नाम राठ है, तो इसका नाम ध्यान में रखना है। राव जैत सिंह या जय सिंह, इसकी छत्री भी हनुमानगढ़ यानी भटनेर में बनी हुई है। 1978 में हनुमानगढ़ में स्थापित श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, चूँकि यहाँ पर कपास होता है इसलिए कताई मिल लगी हुई थी। सहकारी क्षेत्र की मिल है, यहाँ पर सूती वस्त्र मिल है, ये इसकी स्थापना की गई थी। बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन पिछले वर्ष 22-23 के बजट में इसको फिर से शुरू कर दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण है। तो गंगानगर श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल है वो कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो स्पोर्ट्स का सामान बनता है, बैट बल्ला है या बाकी जो स्पोर्ट्स का सामान है वो हनुमानगढ़ में बनता है। हनुमानगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ में सेम प्रभावित क्षेत्र, जैसे हमने राउत सर की बात की थी, तो जो सेम प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर इंडो डच जल निकासी परियोजना के माध्यम से, जो नीदरलैंड के सहयोग से, डच का मतलब नीदरलैंड के सहयोग से यहाँ शुरू किया गया है ताकि सेम से निजात दिलाया जा सके। तो इंडो डच जल निकासी परियोजना नीदरलैंड के सहयोग से कहाँ शुरू की गई थी? हनुमानगढ़ में। किस इलाके के अंदर? जो आपका राउतसर का इलाका है वहाँ पर, जहाँ पर सेम प्रभावित एरिया है। हनुमानगढ़ को प्राचीन सभ्यता की भूमि कहा जाता है और यह कालीबंगा, पीलीबंगा, पल्लू आदि सभ्यताएं भी यहाँ पर हैं। और हनुमानगढ़ की ये सभ्यताएं घगर नदी के किनारे फली फूली है। यह इलाका समृद्ध इलाका है कृषि की दृष्टि से। जैसे अगर मैं यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से बात करूँ तो इस इलाके के अंदर, चूँकि पूरा इंदिरा गांधी और घगर नदी, फिर भाखड़ा से जो समृद्ध इलाका है, यहाँ पर ये राजस्थान का एक तरीके से पंजाब ही है। पंजाब का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर भरपूर पैदावार होती है। इस इलाके के अंदर हमने देखा था कि जो राजीव गांधी लिफ्ट है वहाँ से नहर है, इससे सिंचाई होती है। ये इलाका यहाँ पर अभी ट्यूबवेलें भी होने लग गई है और इंदिरा गांधी नहर का भी पानी पहुँच गया है, लेकिन ये थोड़ा सा मरुस्थली है। ये जो नीचे वाला इलाका है, ये वाला, ये चने की बेल्ट है, यानी ज़बरदस्त चना यहाँ पर पैदा होता है और जिप्सम के भंडार भी है यहाँ पर। अभी तो हनुमानगढ़ के अंदर फॉस्फोरस का भी उत्पादन होने लगा है, यानी फॉस्फोरस बहुत बड़ी मात्रा में मिला है यहाँ पर। और ये इलाका सिंचित है, यानी यहाँ पर फल और सब्जियाँ जैसे माल्टा है, किन्नू है, अमरूद है, इनका भी खूब उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से ये थी हमारी हनुमानगढ़ के बारे में स्पेशल जानकारी। आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और लोगों को भी सजेशन देना। नेक्स्ट अगले ज़िले के साथ मैं फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।